हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस कक्षाओं में नंबर सिस्टम्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं, जिनमें से हम लोग नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर यानी सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी जातीय मान, स्थानीय मान क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हम लोग प्रीवियस कक्षाओं में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इंटीजर्स नंबर के बारे में जानेंगे। इंटीजर्स नंबर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें किसी रेखा पर निरूपित किया जाता है। वे सभी नंबर्स इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सभी संख्याएं, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सभी पूर्ण संख्याएं, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं इंटीजर्स नंबर कहलाती हैं। जैसे -4, 3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश। इन नंबर्स को लाइन पर कैसे निरूपित करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में 0 मान लेते हैं। जब हम लोग एक्सिस के बारे में जानते हैं, जो चीज़ें सेंटर से इस साइड वैल्यू बढ़ती हैं तो उनको प्लस में इंडिकेट किया जाता है। जो वैल्यू सेंटर से इस साइड में ग्रो करती हैं यानी बढ़ती हैं, तो सेंटर से माइनस में वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सिस पर यानी अक्ष पे। जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु सेंटर को मूल बिंदु यानी बोला जाता है। मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। तो इस प्रकार इंटीजर्स नंबर को एक्सिस पर यानी अक्ष पर निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिनके फैक्टर 2 से 2 हो वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे संख्याएं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8 के 3 फैक्टर हो रहे हैं। एक 2 से डिवाइड हो रहा है और एक 8 × 1 8 से। और कहने का मतलब ये कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 3 फैक्टर से कम डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ और एक 8 3 से डिवाइड हुआ। तो 3 से नहीं, 8 से डिवाइड हुआ। इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 8 के 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो यह एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। इसी सीक्वेंस में 15 को भी देखेंगे तो 15 एक 3 से डिवाइड होगा। 5 एक फैक्टर है 15 का और एक 15 फैक्टर है। इसी प्रकार हम लोग संख्याओं का फैक्टर चेक करके डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी संख्याएं भाज्य संख्या है और कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। नोट बना के लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है?
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो नोट बना के लिख लेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से विभाजित हो सके, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते थे, और यहाँ पे अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही फैक्टर संभव है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर संभव हो वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोली जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या बोली जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या होगी। तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन में 2 होगा तो 2 पे क्लिक करेंगे, नहीं तो 5 होगा तो 5 पे क्लिक करेंगे। वैसे सबसे छोटी संख्या अभाज्य 2 होती है, 2 के बाद नेक्स्ट 3 होती है, फिर 5 होती है। ऐसे देखते देखते हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि जो ऑप्शन में गिवन होगा उसमें सबसे छोटा संख्या कौन सी है और उसके कम से कम 2 फैक्टर हों, तो वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। नोट बना के लिखिएगा फ्रेंड्स, 1 से लेके 50 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेके 200 तक में 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 500 तक में 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेके 500 तक में 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार जब क्वेश्चंस में कभी पूछ लिया जाए 1 से लेके 1000 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेके 1000 तक में 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे अभाज्य संख्याओं को डिफाइन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं का समूह जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात सह अभाज्य संख्याएं जोड़े में पाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं 2 संख्याएं सहअभाज्य होंगी यदि उनका मासा 1 हो तो। जैसे 8 और 19 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, और 19 का फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 19 होता है।
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो वो 1 होना चाहिए। अर्थात इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है। इसलिए ये संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं, यानी को प्राइम नंबर हैं। इसी क्रम में हम लोग अब नेक्स्ट नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक आज की क्लास में इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं के बारे में डिस्कस किए हैं, और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है, अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है? तो चलिए, रियल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P एवं Q के रूप में लिख सकें। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकें, लेकिन शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिखें, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6/7। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और P का मान 6 है, Q का मान 7 है, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी संक्रियाओं को संतुष्ट करता है, इसलिए 6/7 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लोग 2/3 को देखेंगे तो 2 भी परिमेय संख्या, 2 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, और 3 का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 3 का मान 0 नहीं है। इस प्रकार 2/3 भी एक पूर्णांक है। इसी प्रकार 8/7 भी एक पूर्णांक संख्या है। 5/1 भी एक पूर्णांक संख्या है। 0 भी पूर्णांक संख्या है। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या है। 8 भी पूर्ण अंक है, 7 भी पूर्ण अंक है, और इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 5/1, 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और इसे P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है, और Q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह एक पूर्णांक है। 0 को भी हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। 0 हम लोगों का नियम क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सके। तो यहाँ पे 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के कंडीशन को भी फिलअप कर रही है। 0 एक पूर्णांक है, जो कि परिमेय संख्या बोल रहा है कि दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए। तो 0 अपने आप में एक पूर्णांक है, और 1 भी अपने आप में पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं है, इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। अपरिमेय संख्याएं, अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, तो वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √5 को हम लोग
p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार √10 है, √10 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और 2√6 को भी हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अशांत या अनावर्त होता है। नेक्स्ट संख्या में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे 6/7, √5, √10, 2, 3, 0.5, 0.009 ये सभी संख्याएं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। इन संख्याओं का केवल कल्पना किया जा सकता है, वैसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। जैसे अंडर रूट में -13, अंडर रूट में -27, -9 ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। मेरे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी काल्पनिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। जैसे यहाँ पे हम लोग -√9 का वर्गमूल 3 या -3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं काल्पनिक हैं, इनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, इन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग -√9 को अंडर रूट से बाहर इस प्रकार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। नोट में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब हम लोग जिन संख्याओं के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उन संख्याओं से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी संख्याएं रियल नंबर है, कौन सी संख्याएं वास्तविक नंबर है, थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा नंबर को क्या बोला जाता है। जैसे यहाँ पे 2 को हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स भी बोल सकते हैं। 2 को हम लोग रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। 2 को हम लोग नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि सभी संक्रियाओं को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग 2 को नेचुरल नंबर, रियल नंबर बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग 2 को परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट है p/q नॉट इक्वल टू 0, यानी p एवं q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 2 को परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा संख्याओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। -√3 फ्रेंड्स, यह संख्या इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। क्योंकि काल्पनिक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह संख्या काल्पनिक संख्या है।
36 - 36 यह भी काल्पनिक संख्या है और इसका वर्गमूल 6 नहीं लिख सकते, यह भी एक काल्पनिक संख्या है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तार से अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी सिंबल्स अपरिमेय होता है लेकिन उसका मान परिमेय हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वैसे कोई सिंबल्स चाहे जो सिंबल्स हो वह परिमेय संख्या नहीं होता, वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन उसका मान परिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। जो वैल्यू प्लस में हो उसे धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है और जो वैल्यू माइनस में हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। यहाँ पे मान लो 3.5 यह किस प्रकार का नंबर है? 3.5 किस प्रकार का नंबर है? यह एक रियल नंबर है। इस नंबर को हम लोग दशमलव संख्या बोल सकते हैं और साथ ही यह परिमेय संख्या भी है। कैसे? डेसिमल को हटाएंगे तो लिख देंगे 5/10 और इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा तो ये एक परिमेय संख्या भी है। क्योंकि परिमेय संख्या के कंडीशन को फिलअप कर रहा है। 35 अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है, ठीक उसी प्रकार 10 भी अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है और 10 का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि p/q के फॉर्मेट में वैल्यू को लिखा गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक। और p और q पूर्णांक होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो कि q का मान 0 नहीं है। इसलिए यह संख्या एक परिमेय संख्या भी है और डेसिमल नंबर्स भी है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग संख्याओं को डिफाइन करके बता सकते हैं कौन सी संख्याएं रियल नंबर हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं रियल नंबर हैं। इन सभी को हम लोग डिफाइन करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? फ्रेंड्स, ये जो अंक होते हैं ना जी 1 से लेके 9 तक, इन संख्याओं का एक रूल है। इन्हीं रूल के मदद से हम लोग इन संख्याओं को बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल बोला जाता है। इन्हीं नंबर्स के फंक्शन को डिविजिबिलिटी रूल बोला जाता है। इन्हीं नंबर्स को हम लोग एक नंबर्स को बांट के डिवाइड करके पढ़ेंगे कि हर संख्या नंबर्स का कुछ न कुछ रूल है। वो रूल क्या है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 1-2 नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बाकी बचे हुए नंबर्स को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने के नियम यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी बाय ए नंबर। आज की क्लास में हम लोग 2 का नियम जानेंगे, 2 का रूल क्या होता है, 3 का नियम जानेंगे, 3 का रूल क्या होता है, और इन दोनों नंबरों से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए 2 का नियम यह बोलता है कि सभी सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं
तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरे शब्दों में ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 अथवा 8 हो तो वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इकाई का अंक कहने का मतलब है लास्ट डिजिट का अंक। लास्ट डिजिट के अंक को ही इकाई का अंक बोला जाता है। जैसे 2, 3, 5, 6 इकाई का अंक हम लोग देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह संख्या 2 से विभाजित है और कम्प्लीटली भी विभाजित है। इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 होना या 2 हो या 4 या 6 या 8 हो तो वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। 10 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है। 12 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक इसी प्रकार 24 में इकाई का अंक 4, 46 में इकाई का अंक 6 है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को भी इकाई का अंक देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो यह 2 का नियम है। अब हम लोग 3 के नियम के बारे में जानते हैं। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम यह बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 129, तो 129 को हम लोग इन अंकों का योग करके 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि वह संख्या डिवाइड होती है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। 3 संख्याओं का योग करेंगे तो 9 + 1 + 2 + 9 12/3 डिवाइड किए तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, तो यह संख्या 3 से विभाजित है। तो यह 3 का नियम होता है। तो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग 2 और 3 के नियम के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आइए इससे 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों के क्वेश्चंस बड़े से बड़े डिजिट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को छोटे से छोटे खंड में बांट के दिखाया कि कैसे 2 का नियम होता है, क्या 3 का नियम होता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट नंबरों के बारे में अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम में मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्याएं गिवन रहेंगी और इन संख्याओं को देकर बोलेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग वहाँ पे जब हम लोगों का नियम रूल्स पता रहेगा तो हम लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ रूल लगाने का प्रयास करते हैं। 3 का नियम बोलता है सभी संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सभी संख्याओं को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 में 6 ऐड किए 9 हुआ, 9 में 9 ऐड किए 18 हुआ, 18 में 1 ऐड किए तो 19 हुआ, 19 में 2 ऐड किए 21, 21 में 2 ऐड किए 23, 23 में 4 ऐड किए 27, यानी 27/3 डिवाइड किए तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि यह संख्या कम्प्लीटली 3 से डिवाइड है, इसलिए यह संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक इसी प्रकार हम लोग इन संख्याओं को भी 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, कौन सी संख्या नहीं डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में 5 ऐड करेंगे 8,
8 में 8 ऐड करेंगे 16, 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19, 19/3। इन संख्याओं का योग 19 आ रहा है और 3 से डिवाइड करने पर यह संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह बड़ी सी बड़ी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्याओं का योग 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस संख्या को भी डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। यदि डिवाइड है तो वह संख्या कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगी। संख्याओं के अंकों का योग करके देखने पर या डिवाइड करने पर पता चल जाता है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे चलिए ऐड करके चेक कर लेते हैं। 3, 2 ऐड करेंगे 5, 7 ऐड करेंगे 12, 6 ऐड करेंगे 18, 3 ऐड करेंगे तो 21, 21 में 6 ऐड करेंगे 27, 27 में 6 ऐड करेंगे 33। संख्याओं का योग 33 आ गया है और नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो रही है। तो हम लोग यह बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी और यह संख्या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग देख लिए हैं कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।